नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। बीते हफ्ते सीपीएम की 21वीं कांग्रेस में सीताराम येचुरी को पार्टी का 5वां महासचिव चुना गया। येचुरी से पहले पी सुंदरैया, ईएमएस नंबूद्रिपाद, हरकिशन सिंह सुरजीत और प्रकाश करात इस पद पर रहे। एक लंबे पराभव और निराशा के बाद येचुरी को मिली इस कमान का आमतौर पर वाम लोकतांत्रिक हलकों में स्वागत किया गया, लेकिन इस बदलाव के बाद भी कई सवाल हैं जिनसे जूझना और आगे बढ़ना पार्टी के लिए जरूरी होगा। येचुरी के नेतृत्व में सीपीएम को अपनी राजनीतिक कार्यनीतिक लाइन पर चलते हुए भारतीय समाज की ठोस परिस्थितियों पर पार्टी को आगे ले जाने की चुनौती है। सीपीएम को अपनी पुरानी ताकत और प्रभाव हासिल करना है, साथ ही मौजूदा चुनौतियों के बीच सत्ता में अपनी जगह भी बनानी है। आज बहस इन्हीं मुद्दों पर। आज बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं सीपीएम के सांसद और हाल ही में पोलित ब्यूरो के सदस्य चुने गए मोहम्मद सलीम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं मणिशंकर अय्यर। आप कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन आप कांग्रेस में मार्क्सिस्ट माने जाते हैं। और हमारे साथ हैं आदित्य मुखर्जी। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज जेएनयू के। इसके अलावा हमारे साथ हैं राजीव भार्गव। आप सीनियर फेलो सीएसडीएस के और आप सीएसडीएस के पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा आपने मल्टी कल्चरलिज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड सेकुलरिज्म पर शोध भी किया है, यानी रिसर्च भी किया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही यहाँ पर मौजूद नौजवान युवाओं का भी बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। I propose the name of Comrade Sitaram Yechuri to be the new president. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना नया महासचिव चुना, लेकिन क्या इससे पार्टी की दिशा और दशा बदलेगी? विशाखापत्तनम में हुई पार्टी की 21वीं कांग्रेस के बाद भी ये सवाल बना रहा। Beware our class enemies. We are prepared now to unleash these battles to change India for a better India. प्रकाश करात 9 साल तक महासचिव रहे। ये दौर सीपीएम के पतन का रहा। उसका पश्चिम बंगाल में किला ढहा और केरल में उसके पांव के नीचे की जमीन कांपती रही। येचुरी के सामने चुनौती बीते दिन वापस लाने की है, जब सीपीएम देश में लेफ्ट पॉलिटिक्स की ताकतवर आवाज थी। आज वो वाम एकता के नाम पर मुख्य धारा की राजनीति से मुंह मोड़ती हुई दिखती है। क्या येचुरी ये दिशा बदलेंगे? ये चुनौती हमारे सामने जो रखी थी, ये आर्थिक नीतियां, ये सांप्रदायिकता और इन दोनों का सामना कर और आगे हमारे देश के अंदर बढ़ सके उसको ले जाने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और कोई राजनीतिक ताकत नहीं है और उसको हम मजबूत करने का प्रतिज्ञा जो है इसे पीपी कांग्रेस में ले रहा है। निगाहें इस पर भी हैं कि येचुरी के कार्यकाल में सीपीएम की मुख्य धारा की राजनीति से अलग थलग होने का सिलसिला जारी रहता है, या एक बार फिर वो एक ऐसी हैसियत में आती है जब उससे हाथ मिलाने को दूसरी पार्टियां आतुर नजर आएं। ऐसा नहीं हुआ तो लेफ्ट विचारधारा हाशिए पर पहुंच सकती है। ये 1977 के बाद हुआ सीपीएम का उदय ही था, जिससे लेफ्ट राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप करने की हैसियत में आया। इसलिए येचुरी से ऊंची उम्मीदें जोड़ी गई हैं, लेकिन उनके सामने कठिन चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि सीपीएम पश्चिम बंगाल में कैसे वापसी करे और केरल के किले को कैसे बचाए रखे। ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी के सामने अस्तित्व का सवाल खड़ा हो जाएगा। इंतजार ये जानने का भी है कि पश्चिम बंगाल में पुनरुद्धार के लिए पार्टी ने अब क्या फॉर्मूला तैयार किया है। सीपीएम के समर्थक ये जानने को भी बेताब हैं कि नए दौर में अपने पुनरुद्धार के लिए पार्टी किन सामाजिक वर्गों को अपना केंद्र बनाएगी। खेतिहर और औद्योगिक श्रमिक वर्ग और मध्य वर्ग में एक जैसा आकर्षण बनाने का उसके पास क्या फॉर्मूला है, या फिर दूसरे दलों की तरह वो भी महज चुनाव केंद्रित पार्टी बनकर रह जाएगी। एक सवाल ये भी पूछा गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी गरीबों को गोलबंद करने में सफल रही तो सीपीएम ऐसा क्यों नहीं कर पाती? उसके तरीके और जुमले आज के दौर में क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं? सीपीएम अपने नेतृत्व में अलग अलग सामाजिक वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के सवाल पर भी कटघरे में है। सेंट्रल कमेटी और पॉलिट ब्यूरो में दलित और महिला नेताओं की कम उपस्थिति क्यों है? इसका माकूल जवाब पार्टी पेश नहीं कर पाई। यानी सीपीएम के सामने सवाल और समस्याएं अनंत हैं, मगर देश में वाम राजनीति के लिए आज भी बहुत सद्भाव और सदिच्छाएं हैं।
येचुरी के महासचिव बनने पर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से भी इसके संकेत मिले हैं। तो क्या उनसे जोड़ी गई ऊंची उम्मीदों को येचुरी पूरा कर पाएंगे? मोहम्मद सलीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी, आप पहली बार चुनकर आए हैं पॉलिट ब्यूरो में। लेकिन इसके अलावा जो नेतृत्व बदला है इस समय सीपीएम का 10 साल बाद, इस बदलाव से क्या हासिल होने जा रहा है? ये बदलाव कितना ज़रूरी था और क्या कोई फ़र्क पड़ेगा पार्टी को? एक तो ये जब केंद्रीय कमेटी या पॉलिट ब्यूरो या जनरल सेक्रेटरी चुने जाते हैं तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे जो आंतरिक जो हमारे लोकतंत्र है पार्टी में, आप खुद देखें 50 साल सीपीएम के हुए और 5 जनरल सेक्रेटरी हुए, तो और ये जो स्मूथ ट्रांजिशन होता है तो वो एकदम निचले सतह से जमहूरी तरीके से हम चुनते हैं, एकदम शाखा के संपादक से लेकर के इलाके से लेकर के ऊपर तक, और ये स्वाभाविक ही था। लेकिन मीडिया में ऐसा हो रहा था कि जैसे बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, और तो नेतृत्व में परिवर्तन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, इस बार जो हुआ कि थोड़ा हमारे जो कंटिन्यूटी होती है पुराने के साथ, तो इस बार थोड़ा नए लोग और ज़्यादा आए केंद्रीय कमेटी में या राज्य कमेटी में या जिले कमेटी में। आप एकदम निचले स्तर से देखेंगे, क्योंकि पिछले पार्टी कांग्रेस में हमने ये निर्णय किया था कि कोई भी एक ओहदे पर 3 टर्म से ज़्यादा कोई नहीं रहेंगे। तो उससे पहले भी ऐसे होता रहता था, लेकिन इस बार उसमें बंदिश एक आई थी, तो निचले सतह से ही ये परिवर्तन हुआ। दूसरी बात है कि जब नए लोग आते हैं तो नए वर्क स्टाइल होता है और नए स्थिति का आकलन करके, लेकिन हम पार्टी कांग्रेस में ही वो फैसला करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नए अभी पॉलिट ब्यूरो बने या जनरल सेक्रेटरी बने वो कोई नया रास्ता चुन लेंगे। हमारे पार्टी कांग्रेस में हम ये जो परिवर्तन हमारे देश में, राजनीति में, अर्थनीति में, समाज में, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई नेतृत्व बदला है तो उससे ये नहीं माना जाना चाहिए कि उसका पूरा असर पार्टी पर दिखेगा, बल्कि आप लोग एक सामूहिक जवाबदेही के तहत चलते हैं और सामूहिक जवाबदेही अभी भी बनी रहेगी। जैसे कि प्रकाश करात बार बार पिछली हारों के बाद कहा करते रहे कि सामूहिक जवाबदेही है इस हार की, कोई सिंगल आदमी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो अभी भी उसी सामूहिक जवाबदेही के तहत पार्टी चलती रहेगी। ये बार बार हमें इसलिए कहना पड़ता है कि हमारे देश में या तो परिवार या तो व्यक्ति केंद्रित पार्टी है। पुराने बिहारी जो है तो उसको आस्ते आस्ते वो व्यक्ति या परिवार केंद्रित हो गए हैं। तो इसलिए हमें ये वामपंथी जो धारा है उसको बताना पड़ता है कि यहाँ कोई एक व्यक्ति एक परिवार का मामला नहीं है, हम कलेक्टिव सामूहिक रूप से करते हैं, इसलिए पॉलिटिकल ब्यूरो है। हमारे जनरल सेक्रेटरी जो होते हैं वो आप कन्वेनर समझिए पूरे टीम का, और हम फैसले जो लेते हैं वो एक साथ ही लेते हैं। और वो फैसला पार्टी कांग्रेस में हमने जो निरंतर प्रयास किए पिछले 4 साल कि हमारे जो कुछ परिवर्तन हमारे समाज में हुए, हमारे अर्थनीति में हुए, उसका आकलन किए और उसका नतीजा निकला। तो आप बल्कि ये कह सकते हैं, ये उल्टा है कि नेता बदले बोल करके ही आपके जाके रास्ते बदलेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि हम कुछ नए रास्ते की तलाश कर रहे हैं, इसलिए एक नए टीम भी आए हैं। नए रास्ते की तलाश में सीपीएम है, आपको क्या उम्मीदें हैं? खास तौर से जो येचुरी साहब हैं वो सबको मिलाकर चलने वाले, थोड़े लचीले स्वभाव के हैं, तो उस आधार पर धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ उनका संबंध ज़्यादा बढ़ेगा? कांग्रेस या इस तरह के जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं वो उनके ज़्यादा करीब आएंगे? येचुरी ये चाहे या न चाहे, एक राष्ट्रीय आवश्यकता है आज कि हम धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ें और कि सांप्रदायिकता के खिलाफ, जिस सांप्रदायिकता ने इतनी बड़ी चुनौती हमारे सामने रखी है, उसके खिलाफ भी हम लड़ें। और इसलिए आज बहुत ही ज़रूरी है कि विपक्ष के जितने भी पार्टी हों वो सब जिस हद तक हो सके वो एकत्रित होकर आगे बढ़ें। और ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस और सीपीआईएम की खास जिम्मेवारी बनती है इस लिहाज से, क्योंकि हालांकि हम अलग रहे हैं ज़्यादातर और कि एक दूसरे से हमने मुकाबला किया है ज़्यादातर, हकीकत तो ये है कि बुनियादी सोच पर जो सीपीआईएम का सोच है और कांग्रेस का सोच है वो शायद बाज़ पार्टियों से ज़्यादा करीब है। तो कोशिश होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के करीब आएँ। और जबकि हम देखते हैं कि सीपीआईएम ने 2-3 बहुत बड़ी गलतियां की हैं बूथ में, नहीं तो आज उनका प्रभाव और भी ज़्यादा होता। एक, जबकि ज्योति बासु को प्रधानमंत्री को बनाने की बात आई तो तब जैसा कि आप बता रहे थे लोकतांत्रिक तो था, लेकिन एक गलत फैसला था कि ज्योति बासु को पॉलिट ब्यूरो ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया। यदि वो बनते तो शायद इनका प्रभाव आज ज़्यादा होता देश में। दूसरी चीज़, जबकि ये यूपीए सरकार में शामिल होने से इनकार किया, तब भी मुझे लगता है कि गलती है, क्योंकि तब जबकि हम दूसरे तरफ जा रहे थे, पार्टी खींचा जा रहा था, इनके न होने से
मुझको लगता है कि हमको ही, कांग्रेस को ही कुछ नुकसान पहुंचा। और तीसरी चीज़, जबकि नाराज़ हो गए इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पर, तो उन्होंने नाराज़गी में हमें छोड़ा और उनके जगह 2-4 और लोग आ गए और सारा डील पास हो गया। तो इनको तो कुछ फ़ायदा नहीं मिला, और मेरे जैसे जो मित्र हैं वामपंथी पार्टियों के कांग्रेस के अंदर, हमारी मुंह बंद की गई थी। तो ऐसी गलतियां मैं नहीं सोचता हूं कि होंगे, जबकि सीताराम येचुरी इस पार्टी का नेतृत्व करते रहे हों। और साथ साथ जबकि सलीम जैसे हमारे मित्र पॉलिट ब्यूरो में हैं, तो हम भी कुछ कोशिश करेंगे कि इनके कान में डाल दें कि मूर्खपना से ज़रा रुक जाइए और बुद्धिशाली चीज़ कीजिएगा। आदित्य साहब, क्या आपको भी लगता है कि जो भूत में गलतियां हुई, जो पूर्व में गलतियां हुई, जिसका जिक्र किया अभी मणिशंकर अय्यर जी ने, वो येचुरी के नेतृत्व में वो कुछ बदल जाएंगी, उसके ऊपर एक नया रुख सामने आएगा सीपीएम का? येचुरी के सामने और कोई रास्ता भी नहीं है। जो अब सिचुएशन कम्युनिस्ट पार्टी की बन गई है, इस वक्त इसको अपने आप को री इन्वेंट करना जरूरी हो गया है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टीज को अपने आप को री इन्वेंट किया है। तो उसमें येचुरी के एडवांटेजेस हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है और उनकी जो सोच रही है, उनकी जो इनके लीडर्स रहे हुए हैं, जैसे कि अभी मणिशंकर जी ने कांग्रेस के साथ रिलेशनशिप की बात करी है। येचुरी साहब अपने आप को हरकिशन सुरजीत के चेले मानते हैं। सुरजीत साहब कांग्रेस से निकले हैं, 14 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी में थे। उनके फेमस स्टेटमेंट्स है कि जहां पे हम एक्टिव थे, वी वर द कांग्रेस। तो ये जो एक सोचने का तरीका है कि लेफ्ट की ग्रोथ जो है हर टाइम पे सिर्फ अपने सीट से नहीं गिनती होनी चाहिए, बल्कि कि आपने मेन स्ट्रीम को थोड़ा सा आपने अगर बाएं की तरफ किया, मेन स्ट्रीम के अंदर ही सोशल डेमोक्रेटिक फोर्सेस कांग्रेस में कम थोड़ी हैं, तो उनको साथ लेके चलने की बात है। और तीसरी बात यह है कि कम्युनिस्ट बोलने के उसमें एक लफ्ज होता है, वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन। हर एक सोसाइटी में एक वक्त आता है जबकि सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्या है वो देखना चाहिए। अब हम हिंदुस्तान में अब हमारे जो द नेचर ऑफ आवर स्टेट है, उसी पे आइडिया ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, वही अब क्वेश्चन हो गया है कि हम सेक्युलर स्टेट रहेंगे कि हिंदू स्टेट बनेंगे। इस वक्त क्लियरली प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन हमारा ये है कि हमारा देश कम से कम डेमोक्रेटिक सेक्युलर बचा रहे। उस वक्त अगर हम नुक्ताचीनी करने लग जाएं, प्राइमरी कंसर्न ये है कि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री सेक्युलर बचा रहे। लेकिन वृंदा करात जो पॉलिट ब्यूरो की मेंबर हैं, वो दो बातों की तरफ इशारा कर रही हैं और ट्विन असॉल्ट की बात कर रही हैं। उन्होंने हिंदुइज्म की भी बात की है और साथ ही न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की है। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी के आधार पर हमें कांग्रेस से दूर रहना चाहिए, हिंदुत्व के से लड़ने के नाम पर हमें कांग्रेस के करीब नहीं जाना चाहिए। और हमने ये इसलिए दोहराया क्योंकि जो सवाल मैंने इनसे पूछा था कि सामूहिक आधार पर हम फैसले करते हैं, ये लगातार ये बात कही जाती है सीपीएम में, तो अगर सामूहिक आधार पर फैसले किए जाते हैं और पॉलिट ब्यूरो की एक मेंबर ये इशारा कर रही हैं या कह रही हैं, तो इससे क्या हम संदेश हम यही लेते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में जैसे कांग्रेस में भी कई धाराएं हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी कई धाराएं हैं। जो वृंदा करात जी ने कहा वो ट्रेडिशनल सेक्टेरियन धारा है। अब सीताराम में पॉसिबिलिटी है कि जो ओपन जो धारा है, ये कहना कि कांग्रेस न्यू लिबरल है, अरे कांग्रेस में भी तो मणिशंकर अय्यर बैठे हैं, कांग्रेस ने मनरेगा किया, कांग्रेस ने सारे राइट बेस्ड ये भी तो किए, न्यू लिबरल भी किया। तो आप अगर कांग्रेस को ये जो आइडिया है कि हम तो दोनों के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, और ये जो पोजीशन वृंदा करात की है, उस पोजीशन से थोड़ी बहुत मणिशंकर जी की बात सुन लेना, बीजेपी को उससे बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप इक्वी डिस्टेंस करेंगे तो इसका मतलब आपको प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन समझ ही नहीं आया कि इस समय इक्वी डिस्टेंस करना, कांग्रेस भी उतना ही खराब है जितने की बीजेपी है, तो इसका मतलब कम्युनलिज्म का असर सोचे ही नहीं आप। तो ये खतरा तो है ना। पर सीताराम को अगर आप देखें, सीताराम के कॉलम्स आते हैं हिंदुस्तान टाइम्स पे, आप लोगों ने पढ़े होंगे, क्लियरली एंटी कम्युनल। उन्होंने सेक्युलर, उनका जो स्टैंड पॉइंट है बहुत स्ट्रांग रहा है, और हम होप करते हैं कि उसका असर उनके पॉलिटिक्स पे पड़ेगा। राजीव जी, क्या आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनल और जो सेक्टेरियन लाइन है पार्टी की, सीपीएम की, वो उससे बाहर निकलकर येचुरी के नेतृत्व में कोई नई दिशा, या जिस दिशा की तरफ आप चाहते हैं कि आगे बढ़े, उस दिशा में बढ़ेगी पार्टी? देखिए, उम्मीद तो है, हर बदलाव के टाइम पर एक उम्मीद जागती है, और जो सीताराम जी की छवि है, उससे तो ये लगता है कि कुछ शायद
सामूहिक रूप से ही कुछ चेंज आएगा और कुछ चेंज ज़रूरी भी है। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें और भी कहना चाहता हूँ। इन्होंने आदित्य ने बोला कि लेफ्ट को रीइन्वेंट करना है, तो आई थिंक ये सबसे पहले मानना होगा कि लेफ्ट क्या है। मेरे विचार में जो भी व्यक्ति किसी भी डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन, शोषण, चाहे वो कहीं पे भी हो, इकोनॉमिक एक है लेकिन सोशल ऑपरेशन है, रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन्स होते हैं, रेस बेस्ड भी हो सकता है, ट्राइबल्स के साथ भी हो सकता है, विमेन के साथ भी हो सकता है। तो जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, इनके एक्सक्लूजन, ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो भी आवाज उठाए, चाहे वो पार्टी में हो चाहे पार्टी से बाहर हो, वो सब के सब एक लेफ्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। अक्सर देखा ये गया है कि एक वर्ग संघर्ष है, दूसरा जाति संघर्ष है, और हिंदुस्तान को अगर समझना है तो जाति भेद या जाति संघर्ष को बिना समझे हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मैं तो कह रहा हूँ जाति ही नहीं, बाकी ये सारे के सारे लोग जो भी लेफ्ट में, चाहे वो पार्टी में हो चाहे बाहर हो, सबको मिलकर इन सब शोषण के खिलाफ एक फ्रंट बनाना चाहिए जी। वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर चुनौती जो है उनके पास वो ये है कि ये सब इन सब शोषण के खिलाफ आवाजें बहुत लोग उठाते हैं जो अपने आप को खुली तरह से लेफ्ट नहीं बोलते, लेकिन उनके साथ कैसे मिलके चलना, ये खोलना अपने आप को सोशल मूवमेंट्स के साथ। अब इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते हैं, वैसे ही वो बहुत तरह तरह के शोषण के खिलाफ उस आइडिया को मजबूत बनाने के लिए उन सब शोषण के खिलाफ वो बात करेंगे जी। गरीबों और मैं माफ कीजिएगा, मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ। जो सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा शोषित, सबसे ज्यादा वर्ग संघर्ष में सताए हुए लोगों की बात करने वाली पार्टी है, वो अपना प्रभाव क्यों खोती जा रही है और क्यों अपनी जगह, अपनी स्पेस उसकी सिकुड़ती जा रही है, जबकि उसी स्पेस को कैप्चर करके आम आदमी पार्टी 2 साल के अंदर इतनी प्रभावशाली हो गई। मैं उनकी बात से ही आगे बढ़ाऊंगा कि CPIM बेशक बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी हिंदुस्तान के लिहाज से, लेकिन वामपंथा CPM नहीं है, CPM वामपंथा नहीं है, वामपंथा इससे काफी बड़ा है। और आप अगर हमारे पार्टी के निर्णय को भी देखेंगे, फैसले को भी, इस पार्टी कांग्रेस में भी, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे संगठन, सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, फिर राजनीतिक दल, इन तमाम को एकत्रित करना है आज की जो चुनौती है। और उसमें जैसे वर्ग संघर्ष की बात कर रहे हैं, गरीबी के सवाल, आर्थिक नीति के सवाल, आर्थिक मुद्दे, उसके साथ साथ सामाजिक मुद्दे और जो सांस्कृतिक है, बाकी तमाम सवाल है। और जैसे बरसों से जो बात होते आ रहे हैं और आज ये परिवर्तित स्थिति में और ज़्यादा, धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, चाहे दलित के ऊपर हो, चाहे अपाहिज हो, चाहे वो अलग अलग किस्म के जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जो प्रांत में है, प्रांतिक जो लोग हैं, मार्जिनलाइज हो रहे हैं, उनको इकट्ठा करना, मैं समझता हूँ वो तमाम वो वामपंथा है, चाहे वो किसी पार्टी में रहे या बाहर रहे। और CPIM की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, सिकुड़ती नहीं जा रही है, हमें इसको वाइड ओपन करना है इस नेट को। और वो तभी कर सकते हैं जो आपने कहा कि हम अपने जो हमारा जो धारा है और दर उसको हमको पकड़ना है, सींचना है, मजबूत करना है CPIM को। उसके साथ साथ अगर वामपंथी एकता बनती है, बाकी तमाम वामपंथी दल जो है और उसके साथ व्यक्ति और गोष्ठी, ये सबको जोड़ना है। एक चुनौती है इस बार। कई बार ऐसा लगता है कि आप वामपंथी एकता की बात करके धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को अपने दायरे से दूर क्यों कर देते हैं? वो और एक लेवल है। हाँ। हम एक एक लेवल की बात कर रहे हैं। पहले तो CPIM को मजबूत करना है। हाँ। अगर CPIM सिकुड़ जाए जैसे आपने कहा, तो फिर हम बाकी बकवास करें क्या फायदा। तो हमारे संगठन, जन आंदोलन, जन संगठन को इस तरह बर्ताव करना, ये फैसला ऐसे है, वो वामपंथी एकत्रित होंगे तभी ये धर्मनिरपेक्ष ताकत, आप देखो वो न्यूक्लियस की तरह नहीं, एक सीमेंट की तरह काम करते हैं। ये तो लगातार चर्चा होती रही सलीम साहब, ये चर्चा तो लगातार होती रही है कि वामपंथी एकता जरूरी है और वामपंथी एकता को, लेकिन उसके आधार पर हम लोकतांत्रिक जो तत्व हैं, हाँ, उनको भी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद आम आदमी के डिस्कोर्स से वामपंथ क्यों दूर होता जा रहा है? आज आम आदमी, आज आम युवाओं से पूछिए, उनके बीच में इस बात पर चर्चा ही नहीं होती है कि वामपंथी पार्टियों की या लेफ्ट पार्टियों की स्थिति क्या है और उस पर क्या बहस। इस सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बात वृंदा करास के रेफरेंस में ये कहे कि पार्टी कांग्रेस हुई और जो सेक्टेरियन आउटलुक है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए। वृंदा करास ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस पॉलिट ब्यूरो, और उन्होंने जो लिखा या जो बोल रहे हैं इसमें कोई अंतर्विरोध का सवाल नहीं है, साफ सीधा बात है। एक सीताराम येचुरी का इंटरव्यू आप देखें,
या पार्टी सम्मेलन में जो भाषण है वो देखें या पब्लिक मीटिंग में जो भाषण है वो देखें, तो आज एक वो ट्राइडेंट की बात कर रहे हैं, त्रिशूल की बात कर रहे हैं कि त्रिशूल बनता जा रहा है। एक जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी है जो गरीब को और गरीब कर रहे हैं और हमारे तमाम संसाधनों को कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दे रहे हैं। दूसरा जो सांप्रदायिकता के जो सवाल है, हिंदुत्व की बात, हिंदुइज्म नहीं, आपने जो हिंदुइज्म कहा, तो हिंदुइज्म एक धर्म है, एक संस्कृति है, परंपरा है, लेकिन हिंदुत्व जो शक्ति है वो एक राजनीतिक तत्व है। धर्म का इस्तेमाल करके फांसीवाद को कायम करने के लिए लोकतंत्र विरोधी उसका वो चैलेंज है। और तीसरा ये जमहूरियत जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको स्क्वीज किया जाए, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे रास्ते में हो, बोलने के अधिकार, नेट में आपकी न्यूट्रलिटी का सवाल, तो इसको भी तीनों को ही चुनौती को आपको सामने रखना पड़ेगा। और इसके लिए राजनीतिक और सामाजिक उन सवालों को भी, सोशल जो इशूज है, ये 2000 में हमने जो पार्टी कांग्रेस को अपडेट की, आज की बात नहीं है, हमने उससे पहले ये समझ रहे थे कि वर्ग संघर्ष जैसे आपने कहा, लेकिन उसके बाद पार्टी कांग्रेस पार्टी सम्मेलन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट किया हमने कि सामाजिक मुद्दों को भी वो कमजोरी है कि हम किस तरह से सलीम साहब, आपने डॉक्यूमेंट्स में वो सारी चीजें डाली, आपने पॉलिटिकल टैक्टिकल लाइन तय की, मगर उसमें कार्यनीति पर अमल करने की दिशा में आप थोड़े पिछड़े रहे। मैं अगर गलत हूं तो आदित्य जी अब मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ। नए पीढ़ी और नए जो आपकी कमजोरी की बात कर रहे थे, मैं उसको देख रहा हूं। चूंकि जब ये सांप्रदायिक मंदिर मस्जिद का सवाल सामने आता है या जब ये मंडल कमंडल के सवाल आए, तो क्या होता है, जो आर्थिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, वो पीछे हट जाते हैं। और वामपंथी उसी के ऊपर जोर डाल रहे थे, आंदोलन, चाहे किसान आंदोलन हो। अब जैसे कल देखिए किसान आत्महत्या किए, तो दिल्ली में आपके मीडिया में सब जगह में एक हवा हो रहा है, 3 लाख किसान पिछले 10 साल में आत्महत्या किए हैं। लेकिन वो तब तक हमारे देश के जो नौजवान हैं या हमारे देश के जो शहरी लोग हैं उनको झिझोड़ नहीं रहे थे, अब वो झिझोड़ रहे हैं। जब वो मुद्दा सामने आता है तो मंदिर वही बनाएंगे बोल के जो ताल ठोकते हैं वो थोड़ा पीछे हटते हैं, और जो हकीकत जो रोजाना का जो सवाल है वो सामने आता है, तब वामपंथ भी सामने आता है। पिछले 20 साल उदारीकरण के नीति के नाम पर मध्यम वर्ग को ये दिखाया गया कि आप सब ही अंबानी या अदानी बनने वाले हो, तो सबका ये कोशिश ऐसी होड़ में लगे हुए थे, कुछ लोग बनेंगे। नहीं, आप जो बातें कह रहे हैं, आपकी जो राजनीतिक लाइन है उसमें किसी को विरोध नहीं है, पर बात यह है कि आप जो राजनीतिक रणनीतिक लाइन तय किए हैं उस पर कितना चल पाए हैं, कितना उस पर आगे अमल कर पाए हैं। क्या आपको लगता है कि पार्टी अमल कर पाई है? नहीं, कुछ कमियां तो हैं ही, नहीं तो सीपीएम की हालत अभी नहीं होती है। जिसमें कमी यही है जो आपने कहा कि एक थियरी है और एक आपकी प्रैक्टिस क्या है। ये जो वर्ग क्लास स्ट्रगल की भी जो बात है और जो सारा जो थियरी ऑफ रेवोल्यूशन है इनका, वो इस वक्त डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में वो नहीं चलता है। आप डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट अब नहीं कर सकते हैं। प्रोलेटारिएट की बात जो परसेंटेज है वो इतनी छोटी है कि उसके बेसिस पे आप नहीं कर सकते। पीपल को आपको साथ ले जाना है। जो आपने आम आदमी का एग्जाम्पल दिया, कौन लोग गए उसमें? गरीब लोग गए, वही असंगठित वर्ग जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलती है, बेरोजगार लोग, वही लोग गए। वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, कुछ हाउस होल्ड वर्कर है, कोई कुछ है, कोई दे डू नॉट फिट इनटू क्लास स्ट्रगल उस हिसाब से है। तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को रीच करने की जो एक है सोच, वो सीपीएम को करनी पड़ेगी, जो दुनिया भर में लेफ्ट पार्टीज कर रही है। उनको वो सोच छोड़ देनी पड़ेगी और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाना पड़ेगा। और जो एनिमी जिसको हम सोचते हैं, एनिमी के अंदर भी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात करनी पड़ेगी। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आप एक तबके को एनिमी कह के नहीं छोड़ दे सकते। हर एक तबका, हर एक में ही आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आपको निकालना पड़ेगा अपने साइड में। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी नई सोच की जरूरत है। बहुत ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेडिशनल कम्युनिस्ट ट्रेडिशन ये रहा हुआ है कि बिल्कुल साफ साफ क्लास कॉन्ट्रडिक्शन बता देते और ये ऐसे और ये वैसे, ऐसे करके नहीं। आप ये कह रहे हैं कि शत्रुओं को भी मित्र बनाकर चलना होगा। आपको भी लगता है सिर्फ एक और बात ही, जो उदारीकरण की बात है, उदारीकरण के कुछ फायदे भी हुए हैं। तो ये कह देना कि उदारीकरण जो है बिल्कुल खराब है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिल्कुल खराब है, ये पोजीशन लेंगे तो आपके सपोर्ट बेस हिंदुस्तान में बिल्कुल इतनी सी रह जाएगी। मैं ये कहा कि वो शिफ्ट हो गया एजेंडा। हाँ, एजेंडा शिफ्ट हुआ है, एजेंडा शिफ्ट हुआ है, पर उदारीकरण के खिलाफ लड़ने वाले मेन स्ट्रीम पार्टीज में भी बहुत लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर उनको साथ लेकर चलने की उनको साथ लेकर चलिए, ना कि उनको भी एनिमी बना दीजिए। ये जो हमारी आदत है कि जो हमारे दोस्त हैं, क्योंकि वो 100 स्टेप्स हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, उनको हम वो बता देते हैं। स्वदेशी जागरण मंच भी बोल रहे थे 20 साल से, पर उनको साथ देने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। बट कम्युनिस्ट जो है ट्रेडिशनली
सोशलिस्ट को भी साथ नहीं लेके नहीं चल पाता है, क्योंकि वो पूरा 100 स्टेप मेरे साथ नहीं आ रहा है। ये जो सोचने का तरीका है, ये दो बदलना कदम तुम भी पड़ेगा। चले, 2 कदम आप 2 कदम आ जाइए, हम आपको साथ ले लेंगे। सीपीएम को आप अपने दायरे से बाहर निकलकर भी सोचने की जरूरत है। आप जैसे लोगों को अगर वो साथ लेकर चलती तो क्या उसके विस्तार की संभावनाएं और हो रहा है। है। आप देखिए हमारे राज्यसभा में शुरू से लेकर आज तक पूरा 1 साल होने वाला है। हाँ। कौन से मुद्दे पर हमारे मुख्तलिफ सोच रहे हैं। हम हर विषय पर, हर मुद्दे पर हम एक होकर, छोड़िए बीजेडी और अन्ना द्रमुक को, इन 2 पार्टियों को छोड़कर सारी जो विपक्ष पार्टियां हैं हम सब एक हैं। इसीलिए तो ये डर गए। तो बजाय एक कानून हमारे राज्यसभा में लाने का उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला, इस उम्मीद में कि ऐसे तानाशाही करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो हम कर दिखा रहे हैं प्रतिदिन राज्यसभा में, ये ही है असली इनकी नीति। और इसलिए, और कौन चला रहा है इसको राज्यसभा में? वही सीताराम येचुरी जो आज जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं सीपीआईएम के। तो मुझको लगता है कि एक छोटी सी रोशन आई है, और कि उस रोशन का नाम है सीताराम, और कि जिस सोच के आधार पर वो अपना काम हमारे संसद में कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं मोहम्मद सलीम जैसे लोग, कि आज ऐन वक्त है कि विपक्ष एक हो जाए। और जो विपक्ष एक हो जाए तो 43 पार्टियां हैं जिनको कि हमें एक बनाना है। इनको एक बनाने से ही सोनिया जी सन 2004 में जीती। कांग्रेस को तो बस 140 सीट मिले तब, तो हमने बहुमत बनाई दूसरों के साथ। नहीं, सीताराम जी एक रोशनी दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उस रोशनी से कितने दूर तक उजाला होगा, पार्टी मुझे को नहीं कितना, लगता है कि उन्हीं को काम उससे करना फायदा है। होगा, और नहीं, उसके नहीं। प्रभाव में क्या आम जनता को लिया जा सकेगा, ये नहीं, क्योंकि अगर पार्टी को आगे बढ़ना है तो ये उनके प्रभाव को आगे बढ़ाना जरूरी ये है। नहीं कि सीताराम येचुरी हाँ। इस एकत्रित विपक्ष के नेता हैं। हाँ। वो उनमें एक हैं। हाँ। एक जरूरी हिस्सा है। हाँ। लेकिन वो एक ही हिस्से हैं। कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि किस हद तक वो सीताराम और बाज जो लोग हैं उनको एक लेकर, जैसा कि हमने सन 2004 में किया और सन 2009 में किया, वैसा ही कदम हमें अब उठाना होगा। गलती हमारी ये हुई कि सन 2014 में हमारे सारे मित्र में छोड़कर चले गए, तो इसीलिए हम 44 सीट पर रह गए। तो इतिहास हमें बताता है कि कांग्रेस अकेला आज के जमाने में आगे नहीं आ सकता है। वो जमाना खत्म। हमें सबको एक साथ ले जाना है। वो जो कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये वामपंथी लोग हैं जी, और इन वामपंथी लोगों में से जी। सबसे अहम स्थान रखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। जी। तो हमारे रिश्ते सीताराम और उनके साथीगण के साथ अच्छे रहें, और वो भी कोशिश करें हमारा साथ देने का। कभी कभी गाली निकालने ठीक ही है, लेकिन जबकि वोट डालने का सवाल आता, आप ये मानते हैं कि कांग्रेस जो है वो सीपीएम और वामपंथी पार्टियों के साथ मिलकर आगे बढ़ सकती है। आपके लिए ये जरूरी है, मगर आपके लिए इनकी जरूरत कितनी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही एक और बड़ा मुद्दा है, वो है वामपंथी सोच के प्रभाव का। जो प्रभाव बुद्धिजीवियों के अंदर, जैसे बुद्धिजीवियों को चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, वामपंथी अपनी तरफ खींच कर लिया है, वैसे बुद्धिजीवियों, रंगकर्मियों, कलाकारों के बीच में जो प्रभाव था, वो प्रभाव छात्रों के बीच में जो वामपंथी पार्टियों का प्रभाव था, वो प्रभाव भी कैसे हासिल कर पाएगी पार्टी, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। राजीव जी, अगर हम वामपंथी पार्टियों की ओवरऑल बात करें तो भले ही ओवरऑल जनमानस पर वामपंथी पार्टियों का असर उतना ना हो, लेकिन साहित्य कर्म की बात हो या रंग कर्म की बात हो या फिर बुद्धिजीवियों के बीच में अपनी जगह बनाने की बात हो, उन्हें मोटिवेट करने की बात हो, उसमें उनकी अच्छी खासी पैठ रही है। मगर इन दिनों ऐसा लग रहा है कि वो आइडिया के लेवल पे बुद्धिजीवियों को भी, कलाकारों को भी, सिनेमा मेकर्स को भी ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वो आई थिंक इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पूरा वामपंथी धाराओं के उपज और उसकी बढ़ोतरी की जिम्मेदारी
सिर्फ पार्टी को दे दिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर पहले ऐसा था, ये पहले सोच थी कि जो पार्टी है वो सबसे पहले आगे चलेगी, बाकी सब उसके साथ जाएंगे और पार्टी जैसा उनको डिक्टेट देती थी वो वैसा करेंगे, जो भी, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे वो आर्टिस्ट हों। पर ये सोच गलत साबित हुई है, क्योंकि जो समाज से अपने आप चीज़ें उभरती हैं उसका प्रभाव पार्टी पे ज़्यादा पड़ना चाहिए, बल्कि ये कि पार्टी अकेले अपने आप को, कुछ उसके अंदर लोग हों वो सोचें कि वो हम प्रभावित सब लोगों को कैसे करें। तो आई थिंक ये जो चीज़ है, इसके अंदर जो बदलाव आ रहा है उसी वजह से ये इंटेलेक्चुअल्स और इंस्टीट्यूशंस और सोशल मूवमेंट्स और आर्टिस्ट और जो पार्टी, जो वामपंथी पार्टी है, उसके बीच में एक थोड़ा दरार पड़ा है। और इस दरार को किस तरह से आप भरेंगे, इसके ऊपर डायलॉग चाहिए, डिस्कशन चाहिए है, बहुत सारा एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, ये सब करना पड़ेगा। जी, आपको क्या लगता है क्यों ये दरार बढ़ती जा रही है? क्यों जो प्रभाव था वामपंथ का वो प्रभाव भी घट रहा है अब? कई कारण हैं, मैं उसका पूरा विश्लेषण इतने कम समय में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पार्टी के अंदर हमने इसके स्टडी किए हैं और कुछ गलतियां पार्टी की तरफ से भी हुई है, हमारे तरफ से भी हुई है, और हम जो आंदोलन या संगठन करते हैं उनके अंदर से भी कुछ गलतफहमियां या गलती थी, समझ की कुछ फेर थी, उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर समाज को सुधारना चाहते हैं तो पहले अपने को भी दुरुस्त करना पड़ेगा, जो हथियार है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, आपने जैसे कहा कि ये जो टॉप डाउन अप्रोच है, पूरे विश्व में ऐसे एक माहौल बना, तो उससे हमारे संगठन या आंदोलन भी प्रभावित हो गया, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। वामपंथा का मतलब है वो बॉटम अप, टॉप डाउन अप्रोच से नहीं होगा। जैसे अर्थनीति में बोलते हैं, तो वो सामाजिक आंदोलन में भी और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जो हमारा पहल होगा वो बॉटम अप होगा, नीचे से। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, शुरू किए हैं, और आने वाले दिनों में और ज्यादा आप देखेंगे। लेकिन पिछले 1-2 दशकों के दौरान ये कोशिश क्यों कमजोर नहीं, मैं ये तो सामाजिक आर्थिक एक ऐसी स्थिति बना, वास्तविकता से हटके तो नहीं कर सकते, हम एक आइडियल सिचुएशन सोच सकते हैं। क्या हुआ देखिए आप, अभी जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, अब जो ऑप्शंस आए हैं कि इंस्टीट्यूशन में एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है कि हम 2 लाख 3 लाख 5 लाख खर्च करेंगे और वहाँ से हमारा जो निकलेगा फिर बच्चा कहीं जाके या विदेश में जाए या देश के कहीं भी है, ये ऑप्शंस हुए। तो जो बेस्ट ऑफ द टैलेंट, जो यंग जनरेशन जो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल से आते थे, और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी एक ऐसे माहौल बनाए गए जहाँ पे लोकतांत्रिक परंपरा को ख़त्म किया गया, या तो जाति के नाम पर हो, या धर्म के नाम पर हो, या पैसे के नाम पर हो। अब चुनाव हो जाते स्टूडेंट्स यूनियन दखल कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो वामपंथी जो उस वक्त उनका सोच में जो प्रभावित होते थे, संगठन में नहीं आते थे, लेकिन वो चाहे फिल्म में जाए, चाहे वो टेलीविजन में जाए, चाहे वो पत्रकारिता में जाए, चाहे वो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स में जाए, चाहे शिक्षक में बने, तो उनका वो जो इम्बाइब्ड होता था वो रहता था। हम उस जगह पर जो पोस्ट 92 के जो दशक 90s के एक साथ दोनों हुआ, लिबरेशन का भी मामला आया, एक मंदिर मस्जिद का भी बखेड़ा खड़ा हुआ, जातिवाद का भी मामला ऐसे आ गया खड़ा हुआ कि वहां पे वामपंथी उस पहल को, उनका जो विस्तार था उसको बजाय वो उसको या तो समझने में फेर हुआ हमारा, या हमारी जो समझ थी उसके साथ हम उस समझ को जोड़ नहीं पाए। आदित्य जी, क्या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में कहीं वामपंथ या वामपंथी पार्टियां कमजोर पड़ी और इसकी वजह से अलग अलग सेक्टर्स वो देखती है कि मजदूर वर्ग में हमारी पहुंच कितनी है, छात्रों में हमारी पहुंच कितनी है, रंगकर्मियों में हमारी पहुंच कितनी है, महिलाओं में हमारी पहुंच कितनी है, लेकिन जो एक समग्र रूप से सोच होना चाहिए, सबको साथ लेकर डोर टू डोर जाकर एक एक घर, एक एक परिवार के साथ अपना नाता बनाने का, उस सोच में कमी की वजह से शायद ये प्रभाव तो नहीं कम हुआ। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। और आपने जो बहुत पते की बात करी है, प्रभाव और पार्टी में जो डिफरेंस बताया, ये लेफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई करता है। लेफ्ट का अपनी अगर वो हिस्ट्री देखें, इनका प्रभाव 1930s और 40s में पूरे देश में था। मतलब फ्रॉम पोएट्स टू फिल्म मेकर्स, चाहे राज कपूर हो, चाहे सितार रविशंकर हो, तो कोई भी हो, एनीबॉडी हु वाज एन इंटेलेक्चुअल 30s और 40s में सब लेफ्ट से इन्फ्लुएंस थे, कम्युनिस्ट नहीं थे, लेफ्ट से इन्फ्लुएंस थे। पर जब इसको वो नहीं समझते और सिर्फ उसको कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ ले आते हैं कि हम रेवोल्यूशन कर देंगे, तो ये सारा जो
जो बाकी सारी लेफ्ट है वो उससे रिपेल हो जाती है, क्योंकि वो उनको अलाउ ही नहीं करते आने में। जो उनके पार्टी लाइन से नहीं अग्री करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, है, तो उसको वो धक्का दे देते हैं कि ये तो रिविजनिस्ट है, ये हमारे साथ नहीं हो सकता है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, तो वो जो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस की बात पार्टी स्ट्रक्चर की बात है, ये पुरानी स्टालिनिस्ट पार्टी स्ट्रक्चर की बात है, इसको तोड़ना पड़ेगा। नहीं टूटेगा तो ऐसा ही चलता रहेगा, है? ये वो पार्टी स्ट्रक्चर चल ही नहीं सकता। आपको आम जनता को आने देना पड़ेगा, उसमें एंट्री होनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो कैप्चर ऑफ पावर थ्रू वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन जो है ना, इसको बदलना पड़ेगा। आम जनता नीड्स डिफाइन अलग तरह से करने पड़ेंगे, सिर्फ ट्रेड यूनियन नहीं। अभी क्या नीड है? सबसे ज्यादा लोग किस चीज पे? गरीब आदमी, किसी को भी पूछ लीजिए, हमने सर्वे करके देखा हुआ है, उसको आप गरीब आदमी को पूछिए कि आप गरीबी का मतलब क्या है। कोई भी नहीं कहता कि गरीबी का मतलब ये है मुझे खाने को नहीं मिलता या मेरे पास फैन नहीं है। वो कहता है गरीबी का मतलब ये है कि ना मैं अपने आप को एजुकेट पढ़ता हूँ कर पाया हूँ, मैं अनपढ़ हूँ और मेरे बच्चे को भी नहीं पढ़ा पाता हूँ। एजुकेशन इज व्हाट दे वांट, पर एजुकेशन की कोई बात नहीं करता। एजुकेशन में कौन बात कर रहा है? दक्षिणपंथी लोग हैं, हजारों स्कूल खोल लिए उन्होंने अपने आरएसएस के, है ना, पर लेफ्ट कहाँ पे? वहाँ पे यूथ की बात है, एजुकेशन की बात है, हेल्थ की बात है। ये हर एक चीज को सिर्फ क्लास स्ट्रगल के साथ जोड़ देने से नहीं होएगा। अब हेल्थ जो है वो सबको साथ सबको उसका ये अगेन आप आम आदमी पार्टी को देखिए, किस चीज की बात है? बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, यही सारी चीजें लोगों को जोड़ती है, हर एक वर्ग के लोगों को जोड़ती है। तो ये एक नया स्ट्रैटेजी जिसमें कि हर एक वर्ग के लोगों को मुद्दों पे साथ लेके जाना, इसके लिए थिंकिंग एक इस ट्रेडिशनल पार्टी स्ट्रक्चर की थिंकिंग से ये नहीं हो सकता। बिल्कुल ही एक रेवोल्यूशनाइज करना पड़ेगा अपने आप को, जो कि विदेश में किया है पार्टियों ने। इन सब चीजों को इकोनॉमिज्म कह के कंडेम कर देते थे कि अगर वर्किंग क्लास अपने नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, वेजेस ज़्यादा चाहते हैं, स्कूल में भेजना चाहते हैं बच्चों को, तो वो सब एक बिकॉज द होल अप्रोच वाज कि आगे एक नया ज़माना आएगा रेवोल्यूशन के द्वारा। तो ये चीज़ें अगर इस पे ही हम सीमित रहेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। ये तो उसको इकोनॉमिज्म करके अलग कर देते थे और उसकी तरफ सबको, तो वो चीज़ें। और दूसरी बात मैं इनसे एग्री कर रहा था। और दूसरी चीज़ ये कि अब जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अब उनका एक फंक्शन ही है कि वो सबको एक आईना दिखाएं कि क्या हो रहा है, अपने आप को भी और बाकी सारे समाज को भी। जहां पर कमियां नजर आएंगी, जहां पर गलतियां नजर आएंगी, उनको निडर होकर बोलना चाहिए। तो वो किसी पार्टी के साथ बिल्कुल ऐसे नहीं जुड़ सकते, क्योंकि पार्टीज का अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उनके अपने तरीके होते हैं। वो इतनी जल्दी ना तो खुद को क्रिटिसाइज करते हैं और ना ही दूसरे की क्रिटिसिज्म को वो लेने को तैयार होते हैं। जी, वही तो ये टेंशन जो है इंटेलेक्चुअल्स और पार्टी का, इसका बेस्ट तरीका यही होगा कि हम इंटेलेक्चुअल्स को क्रिटिसाइज करने दें और उससे सीखने की कोशिश करें, या कि बल्कि ये बजाय उसके कि उनको डिसमिस कर दें या उनकी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम कर्ब करें, जो एक ट्रेडिशन रहा है। तो क्या ये लेफ्ट जो है एक अपनी बिरादरी बनाकर उसी खोल में अपने को समेट लिया, और शायद इस वजह से कि जो इंटेलेक्चुअलिज्म उनके अंदर है, जो इंटेलेक्चुअल समझ उनके अंदर है, वो दूसरों के अंदर नहीं है, इसलिए वो हमारे दायरे में नहीं आ सकते या उनसे हम नहीं जुड़ सकते हैं। इस वजह से भी वो सिमटता चला गया और जनता से दूर होती चली गई पार्टियां। ये लड़ाई जिसकी बात आप कर रहे हैं बहुत पुरानी लड़ाई है, मेरे ख्याल में दशक 30-40 में ख़त्म हो चुका था। अब एक नया दौर है। इस नए दौर में न तो वो कोशिश कर रहे हैं हमें कम्युनिस्ट बनाने का, न तो हमसे लड़ रहे हैं क्योंकि हम कम्युनिस्ट नहीं हैं। इस नए दौर में और भारतवर्ष में हमें ये देखना है कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और वो चुनौती है सांप्रदायिकता का। तो जो भी गैर सांप्रदायिक हो वो हमारे साथ जुड़ सकता है, ये एक सोचे। दूसरी कि एक हकीकत है कि 70% जो हमारी देश की आबादी है वो गरीब है, किसी न किसी लिहाज से वो गरीब है। तो इन सबको हम जोड़ें तो बहुमत अपने आप बन जाता है। और ये जो आप बता रहे थे आदित्य जी, पानी की, बिजली की, भोजन की,
ये सब हम सब मानते हैं। मुझको नहीं लगता है कि इस पर कोई अंतर होगा वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी और वाम में कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये जो यदि समस्या हो तो वो कांग्रेस पार्टी का समस्या है कि एक तरफ हम ही कह रहे थे नियो लिबरलिज्म और आर्थिक विकास को बढ़ाने का एक तरीका ये है, ये लिबरलिज्म, लेकिन इसका असर हर व्यक्ति पर पड़ता है या बहुत ज़्यादा चंद लोगों पर पड़ता है और बहुत कम ज़्यादा लोगों पर पड़ता है। इसको देखकर हमने दो नीतियां चलाई साथ साथ। एक जो कि बृंदा करात को पसंद नहीं है कि हमने नियोलिबरलिज्म कहा, लेकिन उसके साथ मनरेगा जितने भी कार्यक्रम, मनरेगा से शुरू होकर जितने भी कार्यक्रम हमने किया, उसके बारे में कोई आलोचना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यही सरकार तो उन्हीं कार्यक्रमों को आगे ले जा रही है जो उनके नए कार्यक्रम हैं। लेकिन विडंबना ये है कि उनके दबाव में शुरू किया गया मनरेगा का भी वो क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। चाहे आप अगर आप कहें तो कांग्रेस पार्टी ने जो ये या यूपीए ने जो शुरू किया वो भी एक तरह से लेफ्ट की आइडिया को भी आगे बढ़ाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बजाय किसी वर्ग पर या किसी फिरके पर अपना प्रभाव लगाने का, यदि इनका राजनीतिक कार्यक्रम ऐसे बने कि हम, जैसा कि बन रहा है, जैसा कि मैं प्रतिदिन देख रहा हूँ राज्यसभा में, कि हम इकट्ठे हो रहे हैं, बिंदुओं पर इकट्ठे हो रहे हैं, मुद्दे पर इकट्ठे हो रहे हैं और एक आवाज उठाते हैं, 43 आवाज उठते नहीं हैं, तो तब एक किस्म की आदत पड़ जाएगी कि हम कैसे काम करें बिना हमारे अलग अलग हैसियतों को मिटाना जी। तो ये हो रहा है और इसको हम आगे ले जाएं तो मोदी जी का जो काल है वो और 4 साल ही, शुक्र है एक तो खत्म हो गया, तो 4 ही साल रहे और उसके बाद उनको भी घर वापस कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मणिशंकर अय्यर जी की आशा है कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नव उदारवाद की आर्थिक नीति और सोशल इंक्लूजन की पॉलिसी दोनों साथ साथ चल सकती है और सीपीएम को इस पर मिलकर साथ चलना चाहिए और कांग्रेस का साथ देना चाहिए, कितना? लेकिन हम लोग जो आपने सवाल उठाया था उससे हम हट गए। हाँ। आपने सवाल पूछा था कि वामपंथी विचारधारा का प्रभाव क्यों कम हो रहा है। ये पहला सवाल तो हमने आंसर कर दिया। तो मैं मनीष जी से इस छोटी सी बात पे असहमत हूँ कि उसका हमको मिल गया। पहले सवाल का जवाब हमको पहले सेगमेंट में मिल गया। अब दूसरा सवाल हो रहा है। हाँ। उसके रिस्पॉन्स पे हम कुछ कह रहे थे। हाँ। कि ये प्रभाव को कैसे बढ़ाएं। ये कांग्रेस को कम्युनिस्ट पार्टी बनाने की बात नहीं है। ये बाकी सारी जनता को समाज में अपना प्रभाव हासिल, ऐसी सोच उपज करने की बात है जिससे वो कोई भी वामपंथी पार्टी हो उसको वो सपोर्ट एक नेचुरल तरीके से दे पाए, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो कांग्रेस अगर हो या कोई आम आदमी पार्टी इस तरह से बनना चाहे तो वो हो, किसी भी पार्टी को। और वो एक तो दो सवाल में एक राजनीतिक स्पेस की बात है और दूसरा सामाजिक स्पेस की बात सामाजिक स्पेस की दोनों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में अगर उसको आगे जाना है तो सबको साथ लेकर, चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी राजनीतिक स्पेस भी बढ़ा सकता है और तभी शायद देश और समाज का भला भी हो सकता है। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि अगर समाज में स्पेस बनाना है तो वो जो अपना इंटेलेक्चुअल एरोगेंट का जो एक उनका परसेप्शन है उसको भी दूर रखना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि सवाल नहीं कुछ। सलीम सर, जैसे कि हम जानते हैं कि मौजूदा हालत में लेफ्ट आंदोलन को बहुत तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश का ऐसा भी है जो लेफ़्ट के बारे में जानता नहीं है। जब लेफ़्ट को उनके सामने रखा जाता है तो उनको लगता है कि लेफ़्ट का आंदोलन का आक्रमण उनके धर्म से है। तो ऐसे माहौल में हम उस तबके को लेफ़्ट आंदोलन से कैसे जोड़ सकते हैं, मुद्दों से या विचारधारा से? एक तो इसका कारण ये है कि वामपंथी की जो पहुंच है वो कमजोरी होने के नाते, खास करके उत्तर भारत, पश्चिम भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में, तो वामपंथी क्या चाह रहे हैं वो सुनने से पहले जो गैर वामपंथी है उनके जो या तो उनके विचार के विरोधी जो हैं वो पहले से कुछ एक धारणा बना देते हैं। जैसे आपने कहा अरे ये तो धर्म विरोधी है या वो आपके धर्म को नष्ट कर देगा। तो जो सवाल बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उसको लेकर के वामपंथी का सवाल है वो हमारी कमजोरी हम नहीं पहुँचा पा रहे हैं। और जो नए माध्यम हुए प्रचार के, या सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविज़न चैनल्स है या अखबार है, पहले क्या था हमारे यहाँ खुद लिखते थे, खुद छापते थे, खुद जो 30 के 40 के दशक में बोल रहे हैं,
हैं, तो लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स वो छाप करके बॉम्बे स्टेशन में वो खुद अपनी कविता अपने कागज बेच रहे हैं। लेकिन आज क्या है कि वो सृष्टि कोई कर रहा है और मार्केटिंग कोई कर रहा है, और ये ह्यूज कॉर्पोरेट बिजनेस है। तो वहाँ वामपंथी को वो उनके अगर वो सुपर प्रॉफिट के खिलाफ है तो उनके वो स्पॉन्सरशिप क्यों करेंगे? सलीम साहब, तब वो अगला बात सवाल पहुंचेगी। अगला सवाल ले लेते हैं। मेरा एक टिप्पणी देना चाहता हूँ कि हम लोग के होता है कि वामपंथी विचारधारा से लोग कहते हैं कि एक छात्र आंदोलन होना चाहिए, कि छात्रों का इसमें बड़ा भागीदारी होना चाहिए। पर हम देखते हैं कि जब नई सरकार आती है तो वो जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो लोग आपस में इकोनॉमिक पॉलिसी और सांप्रदायिकता के इशू पर ही डिबेट करते रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना रही कि ए पॉलिटिकल एटीट्यूड कर रही है। वो छात्र चुनावों को बंद कर रही है कि जहाँ पर ही एक स्टूडेंट एक विचारधारा, एक लेफ्ट की विचारधारा को समझ पाता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक सिर्फ की सांप्रदायिकता और इकोनॉमिक पॉलिसी देखकर एक एजुकेशन सिस्टम पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारी गवर्नमेंट वो ए पॉलिटिकल एटीट्यूड जानबूझकर ब्रीड कर रही है स्टूडेंट में, ताकि वो सिर्फ अपने ऊपर सोचे, ना कि देश के और समाज के लिए सोचे। जी, ये यूपीए सरकार के दौरान में छात्र संघ चुनाव पे पाबंदी लगा दी गई थी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, और उसी के संदर्भ में ये सवाल है कि क्यों सरकारें ए पॉलिटिकल स्टूडेंट्स बनाना चाहती हैं, ताकि कैंपस में वो पॉलिटिक्स की बात ही ना हो, और फिर वो जो है जब सामाजिक जीवन में आएंगे तो वो उस तरह से लर्न ही नहीं होंगे। मैं उस जमाने के नीति से सहमत नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि राजनीति को छूट देना चाहिए कि विद्यार्थियों के बीच में वो जाए और कि लोग अपने अपने मन बनाएं राजनीतिक विषयों पर। जी, आप कुछ हम तो उस यूनिवर्सिटीज में से आते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है जो पॉलिटिक्स नहीं करता है, जहाँ वामपंथी स्टूडेंट्स कम से कम 40 साल से जीतते आ रहे हैं इलेक्शंस वगैरह को। हाँ? तो पॉलिटिक्स के बगैर एजुकेशन का मतलब ही क्या है? एजुकेशन सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए तो नहीं है ना, कुछ उस एजुकेशन से आपने देश के लिए कुछ करना है, तो पॉलिटिक्स तो बहुत जरूरी चीज है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। स्टूडेंट्स बल्कि मैं ये कहूँगा तो अच्छा राजनीति होगा। ये सीताराम येचुरी की जो बात हो रही थी, बिल्कुल, सीताराम येचुरी स्कूल लिविंग एग्जाम्स में पूरे देश के अंदर फर्स्ट हुआ, और लेफ्ट का आज वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सलीम साहब, लेफ्ट का ये बड़ा रोल रहा है कि किस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें बहुत अच्छा रोल रहा है। अब जब देखिए आप 1980s के दशक से लेके ये सारी जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बढ़ती गई है, जातिवाद, कम्युनल पॉलिटिक्स जो बढ़ती गई है, इसके खिलाफ कौन खड़ा होएगा? तो इसके खिलाफ खड़े होने के लिए लेफ्ट का बहुत जोरों का रोल होना चाहिए। लेकिन आदित्य जी, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो लेफ्ट का गढ़ केवल जेएनयू बचा रह गया है, उसको भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, आप ऐसे आप दिल्ली बैठ के जेएनयू देखते हैं, आज हिमाचल प्रदेश में सीपीआई बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेफ्ट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो कौन जीत के आ रहे हैं? 10 साल से 15 साल से इतने मारधार, अभी भी एसएफआई के सब स्टूडेंट्स के सर लेकिन ये भी सच है कि वो स्टूडेंट यूनियन में भले ही उनकी पैठ बहुत अच्छी हो, लेकिन जब विधायक का और एमपी का चुनाव लड़ते हैं वो पता नहीं क्यों हार जाते हैं। मैं इनसे सहमत हूं। राजस्थान में सीकर में कौन है? कॉलेज में है, ऐसे कुछ दीप है, मैंने सिर्फ जेएनयू नहीं। मैं आप सब लोगों से सहमत हूं कि एजुकेशन सिटीजन, एक डेमोक्रेटिक सिटीजन बनाने के लिए भी होनी चाहिए, जिसका मतलब यह है कि पॉलिटिक्स से एजुकेशन को अलग नहीं करना चाहिए। पर उसके साथ साथ मैं एक ये भी कमी मानता हूं कि हुई है कि एजुकेशन के जो सारे इश्यूज हैं, चाहे वो कॉलेज के अंदर पढ़ाई हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ाई हो, उनके जो एजुकेशन का क्या गोल है, उसका क्या मीनिंग है, क्या हम लोग एजुकेशन ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अपनी ही संस्था में, उन चीजों पर बहस बहुत कम हुई है। और छात्रों को सबसे पहले उन चीजों के ऊपर अपना घर साफ करना चाहिए, यूनिवर्सिटी साफ करनी चाहिए, उसके बाद देश बाकी साफ भी होगा। सरकारी स्कूल खत्म हो गए हैं, ये खत्म, हम लोग क्या प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। अगले सवाल ले लेते हैं सर अय्यर सर और सलीम सर, जहां एक और केंद्र में अधिकांश समय तक कांग्रेस और स्टेट पे आपकी गवर्नमेंट रही है, तो पश्चिम बंगाल और केरल, हाँ पश्चिम बंगाल और केरल में गवर्नमेंट, केरल त्रिपुरा, हाँ जी आपकी रही गवर्नमेंट रही है, और वहीं जवाहरलाल नेहरू से लेकर ज्योति बसु तक आपकी साइड से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो आज स्थितियां बनी हैं, पहली चीज़ तो गत 10 से 20 सालों में आपने कितने जन आंदोलन किए दोनों पार्टियों ने, दूसरा ये है कि आपका जो वोट बैंक है ये समय के साथ सामंजस्य नहीं, मीन्स पार्टियां समय के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रही हैं,
ये है या कमज़ोर नेतृत्व का सवाल है? ये तमाम मुद्दों को लेकर हम अंदरून बहस किए हैं। रंग लाती है हिना पत्थरों में बिस जाने के बाद, और सुरखरू होते हैं इंसान ठोकरे खाने के बाद। हमारी कमज़ोरियों को भी हमने आकलन किया है, और हम उसको फिर से, जैसे जहाँ हम थे मजबूत, वो 30, 40, 50 के दशक में जो आंदोलन संघर्ष हुआ था, ज़मीन का आंदोलन, बड़े बड़े जागीरदारों से ज़मीन लेकर के, और वो किसान जो खेती करते उनको मिला, या सांस्कृतिक आंदोलन या शिक्षा आंदोलन, उसका एक प्रभाव था। फिर नए सिरे से 70, 80, 90 के दशक में उस तरह से वामपंथी नए क्षेत्र में विस्तार हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उसका असर हमें आज भी देखने मिल रहा है। और आज के दौर में उस तरह से रातों रात वो एक इमेज बिल्डिंग करके आर्टिफिशियल तैयार कर सकता है, सपना बेचा जा सकता है, लेकिन जनसंघर्ष, जो बिजली, पानी, बत्ती, जो लोगों का परेशानी सवाल है, सड़क, वो लेकर के मिट्टी में रह करके वो लड़ाई नहीं लड़ने से वो नहीं होगा। सलीम साहब, वक्त की कमी है, एक और सवाल ले लेते हैं जी। नमस्कार सलीम साहब, मेरा सवाल आपसे ही है कि पिछले 5 दशक पहले तक आप एक अच्छी पार्टी के रूप में जाने जाते थे, अब आप अपना वजूद तलाश रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस का साथ पकड़ के आप एक असल वजूद पा सकेंगे? जबकि कांग्रेस ने अपनी विचारधारा यही स्पष्ट कर दी है कि जो 70% गरीब तबका है उसको अगर एक साथ कर लें तो बहुमत मिल जाएगा, मतलब गरीब उनके लिए बहुमत है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपका भविष्य कांग्रेस के साथ सटीक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस अपनी बात रखी है, हमने अपनी बात भी रखी है, और हम ये नहीं समझते हैं, उसके लिए कांग्रेस को भी बहुत सफ़र करना पड़ेगा। सिर्फ एक धाम केदारनाथ नहीं, कई धाम जाना पड़ेगा और अपने को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। वरना हम तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर उन्हें समर्थन दिए थे, लेकिन वो उसको छोड़ चले गए, और गरीब को छोड़ करके आज जो मोदी जी कर रहे हैं वो हम कांग्रेस के काम ही कर रहे हैं। तो इसलिए ये उनको भी रीइन्वेंट करना पड़ेगा, लेकिन हमें गरीब के पास जाना पड़ेगा और गरीब को संगठित करना पड़ेगा। वो वोट के लिए नहीं, बहुमत के लिए नहीं। राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन गरीब को पता नहीं चल पा रहा है कि उसका भला कैसे होगा। जी, अगला सवाल पूछिए आप में से कोई। कि क्या आप बीजेपी पार्टी से डर गए, जो सब मिलके राजनीति में आ रहे हैं, एक साथ मिलने को इतने मजबूर हो गए हैं? बीजेपी राजनीति के लिए हम एक साथ लड़ रहे थे, आपस में भी लड़ते हैं, एक साथ लड़ते हैं। बीजेपी तो 80 में आई है, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस आप पार्टी लोग क्या बीजेपी से डर गए हैं, जिसकी वजह से सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं? हम बीजेपी से नहीं डरे, उनको हमसे डरवाना है, क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। लेकिन भूलिए मत कि ये देश पिछले 60 साल से आज़ाद है, और बार बार इनको हमने हराया है। 1984 में उनको 2 ही सीट मिले थे, तो ये कोई स्वाभाविक चीज़ नहीं है कि बीजेपी जीत कर आए। लेकिन जो उनकी मंशा है, जो उनका विचार है, जो उनका विचारधारा है, उसके खिलाफ लड़ना बहुत ही आवश्यक है, उनके पास 2 सीट हो या 200 हो। समाज के आखिरी आदमी तक अपनी जगह बनाने में, अपनी पहुंच बनाने में लेफ्ट को क्या करने की जरूरत है? छोटे छोटे जवाब। बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत मोटे तौर पर मैं ये कहूँगा कि सारी जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको पूरे को चेंज करना पड़ेगा, और अपनी मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को चेंज करना पड़ेगा, अगर वो सबके पास पहुंचना चाहते हैं तो। जी। ये सारे के सारे जो आई एम श्योर ऐसे चेंजेस हुए भी होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक ये सारे ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज ये पुराने टाइम के हैं। आज जमाना बहुत बदल चुका है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1917 में बनी थी या 1949 में बनी थी, वो ऑर्गेनाइजेशन आजकल के माहौल के लिए ठीक नहीं है। नए दौर में रीइन्वेंट करने के लिए लेफ्ट को क्या करना चाहिए? अपना जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें वापस जाना चाहिए, वो है आइडियोलॉजी। वो अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करे, ना कि छोटी छोटी पॉलिटिक्स करें कि इसके साथ थोड़ी गठबंधन कर ली, उसके साथ ये कर ली, थोड़ी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स कर ली, थोड़ी कास्ट पॉलिटिक्स कर ली। दिस इज नॉट इट, आइडियोलॉजिकल। और इस वक्त हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक ही आइडियोलॉजिकल पार्टी है, वो है बीजेपी। वो आइडियोलॉजी में फोकस करते हैं, वो स्कूलों में जाते हैं, वो एजुकेशन में फोकस करते हैं, लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। और वो पहले ये काम लेफ्ट किया करती थी, हम चाहेंगे कि लेफ्ट ये काम दोबारा से करे, आइडियोलॉजिकल बैटल करे बीजेपी के साथ। बीजेपी जीत नहीं गई है, बीजेपी ये इलेक्शन हिंदुत्व पे नहीं जीती है। अगर वो जीत गई होती है हिंदुत्व में, तो आज हम हिंदू स्टेट होते, क्योंकि आरएसएस का विश्वास है कि हिंदू स्टेट है और मुसलमानों को उनकी वोट ही ले लो। वो कहते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म करने का तरीका क्या है, वो एमपी ने कहा कि इनकी वोट ही ले लो। नहीं, वो शिवसेना के एमपी थे। शिवसेना के हैं, उनके दोस्ती हैं। पर बीजेपी के शख्स इससे भी अच्छी स्टेटमेंट करते हैं, मैं आपको बता दूं दोस्ती। जी, तो क्या विचारधारा पर, हालांकि आप लोग मानते हैं कि हम विचारधारा से नहीं भटके हैं, लेकिन क्या
मूल रूप से उस विचारधारा पर फिर से जाने की जरूरत है जिसमें समाज और तमाम पीड़ित वर्ग दोनों को साथ लेकर चल सके। सिद्धांत को छोड़ नहीं सकती कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन उसको लेकर किस तरह से जाए, जैसे उन्होंने कहा कम्युनिकेशन स्किल, मोटिवेशन कैपेसिटी और तरीका, और हमारे जो लास्ट माइल पोस्ट है उसको हम और भी ज़्यादा किस तरह से रिवैम्प करें, रिन्यू करें, वो एक बड़ी चुनौती है। और इसके ऊपर हमने विस्तार से सिर्फ बातचीत नहीं, कुछ जगह पर काम भी कर रहे हैं और उस अनुभव को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरे देश के पैमाने पर वो करना, इसमें संसाधन की कमी तो है, कार्यकर्ता की हमें कमी है, लेकिन जहाँ हम हैं वहाँ हम वो करेंगे और कर रहे हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। आपके तमाम के मशवरा। सीताराम येचुरी पर आपको बहुत भरोसा है, लेकिन पार्टी तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत चलती है और कलेक्टिव फैसले करती है। तो जब कलेक्टिव फैसले करेगी तो सारी पार्टी इस तरह की चीज को लेकर चल पाएगी, आगे बढ़ पाएगी। आपको मुझे मोहम्मद सलीम पर भी बहुत भरोसा है। मेरा ये कहना है कि जो ये करना चाहते हैं अपने पार्टी में वो करें, वो उन पर छोड़ते हैं, लेकिन जबकि राजनीतिक मैदान पर हम उतरते हैं वो एक तरफ न रह जाएं, हमारे साथ कंधे से कंधे लगाएं और फिर हम दिखाएं इस देश को कि हम जो सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, जितने भी मुद्दे हों जिस पर कि हमारे बीच में अंतर हों, जहाँ की ये बीजेपी के लड़ने का सवाल उठता है वहाँ एक है, ताकि इस देश को हम बचाएं। और ये जो अभी बता रहे थे द आइडिया ऑफ इंडिया, इसको हम बचाए रखें, ताकि भारत को भारत रहना हो तो ये एक हिंदू देश नहीं बन सकता है। इस देश को सब भारतीयों का देश बना रखना है, और इसके लिए मुझे लगता है कि बाकी जितने भी छोटे छोटे मामले हैं उस पर अंतर रह सकता है, लेकिन इस एक खास मुद्दे पर हम सबको एक होना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे आसान हमारे पास करीब लाने के ये CPIM ही है, और उसमें मैं जानता हूँ कि बृंदा करात भी हैं और प्रकाश करात भी है, और कि ये दो अच्छे लोग भी हैं। तो देख लेंगे अंत में जाकर जो उनका फैसला है, कलेक्टिव डिसीजन जो है वो हमारे साथ कंधे से कंधे लगाने का हो, बाकी मामलों में ये अपने विचार अपने पास रखते। तो चुनावी सफलता तो जरूरत है ही वक्त की, लेकिन साथ साथ ये भी जरूरत है कि किसी तरह से जो विचारधारा, जो मूल विचारधारा है उस पर भी टिक कर रहे पार्टी, तभी शायद समाज को जो और देश को जो जरूरत है इस पार्टी की, वो भी उसकी प्रासंगिकता भी साबित कर पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका। आपका भी नमस्कार।